और अब फिर देखिए मानव निर्मित वस्तुओं में लकड़ी हमको पेड़ों से मिलता है। फिर उन लकड़ियों का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, मेज बनाते हैं, बेड बनाते हैं। ठीक, इतनी सारी चीज़ें क्या करते हैं, बनाते हैं हम लकड़ी का इस्तेमाल करके। कौन बनाता है, मानव बनाता है। ठीक, जो बढ़ई होता है, कारपेंटर होता है, वही बनाता है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं, इंसान के द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु वो मानव निर्मित वस्तु कहलाती है। ठीक, अब देखिए जैसे जूता, मोजा, बेल्ट, बस्ता आदि ये सब क्या है, मानव निर्मित है। कागज, रबड़, पौधे से मुलायम रबड़, ग्रेफाइट, पेंसिल, लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या है, सब मानव निर्मित है। देखिए गिलास है, पंखा है, मेज है, साइकिल है, ये सब क्या है, सब मानव निर्मित है। ये सब इंसान के द्वारा बनाया गया है और उसी चीज़ का इस्तेमाल हम करते हैं अपने दैनिक जीवन में। देखिए अगला पॉइंट, मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता। मानव निर्मित जो वस्तुएं होती हैं उनकी उपयोगिता भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत है। जैसे कपड़ा हम पहनते हैं, शरीर ढकते हैं उससे। ठीक, कागज़ हो गया, किताब हो गया, तो कागज़ होते हैं तो हम उस कागज़ से किताब बनते हैं, कॉपी बनते हैं। तो किताब से हम पढ़ते हैं, कॉपी में हम लिखते हैं, ये भी हमारे उपयोग की वस्तु है। पेन हो गया, पेन भी हमारे उपयोग की वस्तु है। साइकिल हो गया, साइकिल हमारे उपयोग की वस्तु है, हम एक जगह से दूसरी जगह साइकिल से आ जा सकते हैं। मोटरसाइकिल हो गया, गाड़ी हो गया, ये सब क्या मानव निर्मित वस्तुएं हैं और सबका इस्तेमाल हम करते हैं अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से देखिए मानव निर्मित वस्तुओं में वस्त्र भी मानव निर्मित वस्तुओं में आता है। ठीक, अब देखिए वस्त्र से क्या करते हैं हम, वस्त्र से हम अपना तन ढकते हैं, कपड़े बनाते हैं, पहनते हैं, कई प्रकार के कपड़े सिलवाते हैं, कई डिज़ाइन के सिलवाते हैं। ठीक, गर्मियों के लिए भी कपड़े बनते हैं, ठंडे मौसम के लिए भी कपड़े बनते हैं, बरसात के लिए भी कपड़े बन जाते हैं। ठीक, ये सब क्या है, वस्त्र के अंदर आते हैं। अब देखिए यहाँ तालिका, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है तालिका 2.1। यहाँ पे पहला कॉलम में लिखा है वस्त्र, फिर लिखा है प्रयुक्त रेशे और स्रोत। सूती वस्त्र सूती धागे से बनते हैं। कहाँ से मिलता है, कपास से। ऊनी वस्त्र कैसे मिलता है, ऊनी धागे से। ऊनी धागा कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमको जंतु के बालों से मिलता है। भेड़ हो गए, बकरियाँ हो गई, उन्हीं के बालों से तो ऊनी वस्त्र बनते हैं। उन्हीं के बालों से हमें ऊनी रेशा मिलता है, फिर उसी से ऊनी धागे बनाते हैं, उन्हीं धागों से फिर हम ऊनी वस्त्र बनाते हैं। रेशमी धागे ये रेशम के कीट से मिलते हैं। टेरिलीन संश्लेषित रेशे हैं, इनको मानव निर्मित रेशे कहते हैं क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं ये रेशे। अब इसमें देखिए टेरिलीन का एक नाम और है, टेरिलीन को डेक्रान भी कहते हैं, टेरिलीन को डेक्रान भी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब एक संश्लेषित रेशों में देखिए सूती वस्त्र कपास के रेशे से, ऊनी वस्त्र भेड़ के बालों से। ठीक, इन सब से बनते हैं। अब संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं वो आजकल मनुष्य नायलॉन, टेरिलीन आदि पॉलिस्टर धागों से बने वस्त्रों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। ये सब क्या हैं, अब नायलॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर ये सब क्या हैं, संश्लेषित धागों में आता है, संश्लेषित रेशों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला देखते हैं भवन निर्माण। देखिए भवन निर्माण मतलब जो घर बनते हैं उनमें क्या, ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोरंग, बालू, सरिया, इन सब वस्तुओं का इस्तेमाल करके हम घर बनाते हैं। ठीक, अब देखिए इन घर बनाने जैसे सीमेंट उमेंट का प्रयोग करते हैं हम, तो सीमेंट और ईंट का प्रयोग करके हम घर बनाते हैं। इसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं तभी जाके ये घर मजबूती से खड़ा होता है। क्या क्रियाएं होती हैं, देखिए इसमें जो मुख्य क्रिया होती है वो सीमेंट की होती है। देखिए
पानी के लगातार छिड़काव करने से सीमेंट में सुई के समान रवे क्रिस्टल बन जाते हैं। ये क्रिस्टल आपस में गुंथ कर सीमेंट को कठोर एवं मजबूत बनाते हैं। ठीक, क्या होता है, जब घर बन जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, हम उस पर छिड़काव करते हैं, होता ना, तरी कहते हैं ना, तरी देना है। तो दीवार जब बन जाता है, छत बन जाता है, तो एक हफ्ते 10 दिन तक, 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक हम उसको तरी देते हैं पानी का, जिससे क्या होता है, वो क्रिस्टल में बहुत सुई के नामक जैसे क्रिस्टल में बदल कर आपस में एक वो सारे कण जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं और बहुत मजबूती से और कठोरता से जुड़ जाते हैं, जिससे वो बहुत जो सीमेंट है या जो ईंटों के बीच में सीमेंट लगाया जाता है वो आपस में, वो दोनों ईंटों को आपस में बहुत मजबूती से पकड़ लेते हैं। ठीक, इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है, इसीलिए कम से कम 1 सप्ताह तक उन दीवालों को तरी देना पड़ता है जो नए नए बने होते हैं। इस कारण मकान अथवा इमारतों को बनाने के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। यदि ऐसा न किया जाए तो रासायनिक क्रिया पूरी न होने के कारण मकान कमज़ोर रह जाता है। ठीक, इसीलिए तरी देना बहुत आवश्यक होता है नए मकानों में। अब एक चीज़ और जान लीजिए, पानी छिड़कने का एक अन्य लाभ यह होता है कि दीवार या फर्श की भीतरी सतह पहले सूखती है तथा बाहरी सतह बाद में। यदि ऐसा ना हो तो भीतरी सतह के सूखने से बनी जल वाष्प बाहर निकलने के प्रयास में पहले से सूख चुकी बाहरी परत में दरार उत्पन्न कर देगी। अब देखिए, जो दीवार होती है ना, जो दीवार होता है या घर होता है हमारा, उसको जब वो भीग जाता है या हम उसको भिगा देते हैं, क्या होता है, जो दीवार का अंदर का एरिया होता है, जगह होती है, जो ईंट होता है बीच में, वो ईंट बीच में से सूखना शुरू करता है। तो बीच में से सूखते सूखते धीरे धीरे बाहर की तरफ आता है। ठीक, पहले अंदर सूखेगा, तब बाहरी दीवार की बाहरी परत सूखेगी। अगर बाहरी परत पहले सूख गई और अंदर की परत बाद में सूखेगी तो क्या होगा, बाहरी परत सूख गई, जो हम जहाँ हम प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर हो जाता है, वो बाहरी परत होती है। प्लास्टर के अंदर वाला जो कुछ भी होता है वो अंदरूनी परत होता है। ठीक, तो अगर प्लास्टर वाला एरिया सूख गया, वो जगह सूख गई और अंदर नमी रह गई, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे अंदर भी गर्मी जाएगी, तो अंदर जो नमी है वो जलवाष्प बन के बाहर निकलना चाहेगा। तो बाहर की परत जब सूख चुकी है तो वो जलवाष्प जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्या होगा, तो वो बाहर की दीवार पे जगह बनाएगा, दीवार में दरार आ जाएगी और वो जलवाष्प उसी दरार से निकल जाएगी। तो इसीलिए ये जो तरीका है, ये जो तरी देने का कारण है, यही सब कारण है जिससे क्या होता है, वो एक तरीका बन जाए दीवार सूखने का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। घरेलू कार्यों में, घरेलू कार्य 12th तक मेरी पढ़ाई ऑफलाइन हुई थी और उसके बाद मैंने मानव निर्मित साधनों का प्रयोग होता है। बर्तन हो गए, मशीन हो गए, सजावट की सामान हो गई, बुनाई के सामान हो गए। ठीक, देखिए, कपड़ा धोना, साबुन हो गया, डिटर्जेंट, बाल्टी, टब, कपड़ा धोने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। भोजन पकाने के लिए बहुत सारे बर्तन की आवश्यकता होती है, जग, फ्राई पैन, भगोना, बटुली। ठीक, सिलाई के लिए सिलाई मशीन की आवश्यकता होती है, कपड़े की आवश्यकता होती है। घर की सजावट के लिए बहुत सारे सामान होते हैं, बुनाई के लिए सलाई की आवश्यकता होती है या क्रोशिया होता है, उसकी आवश्यकता होती है, तभी तो हम स्वेटर बुनेंगे। या मशीनें होती हैं, उनकी मदद से भी हम स्वेटर बुन सकते हैं। ठीक, तो ये सब घरेलू कार्यों में भी इस्तेमाल होने वाले सब हैं सामान। ये सारे मानव निर्मित सामान हैं, इन्हीं का इस्तेमाल हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं कृषि कार्यों में। कृषि कार्य में आप लोग को पता ही होगा, हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि का प्रयोग करते हैं। खेत जोतने, फसल काटने, सिंचाई करने, मड़ाई करने आदि कृषि कार्यों में अनेक उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग होता है। जैसे अब मशीनरी अगर देखी जाए, बड़ी बड़ी मशीनों का, तो ट्रैक्टर हो गया, ट्राली हो गया, कंबाइन हो गया, थ्रेशर हो गया,
हैरो हो गया, ये सब क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं ही तो हैं और सबका इस्तेमाल हम कृषि का काम करने में करते हैं। अगला देखिए औषधियों में क्या होता है। देखिए पहले होता था, पहले क्या आज भी होता है कि पेड़ पौधे से जो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं उनका इस्तेमाल करके भी हम औषधियाँ बनाते हैं। लेकिन अब के समय में रासायनों का इस्तेमाल करके मानव जो दवाई कंपनियां हैं या मानव हैं वो एंटीबायोटिक दवाइयाँ, जैव प्रतिरोधी दवाइयाँ, ये सारे क्या हैं बना लेते हैं। तो ये सब क्या हो गया, अब ये दवाइयाँ भी मानव निर्मित वस्तुओं के अंतर्गत आने लगा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संश्लेषित रेशे, एक प्राकृतिक रेशे क्या हो गए, जो कपास से मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं, ये सब हो गए एक तरह से प्राकृतिक रेशे। संश्लेषित रेशे वे रेशे होते हैं जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, ड्रेकान या टेरिलीन कहते हैं डेक्रान को, रेयान आदि मानव निर्मित रेशे हैं। ठीक, इनमें बहुत से रेशे पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार के रेशे को संश्लेषित रेशे कहते हैं। अब संश्लेषित रेशे इनको कहते हैं कौन कौन से, नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रान, रेयान। ठीक, ये सब संश्लेषित रेशे के अंतर्गत आते हैं। संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार या इसी को कहते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, उच्च अणुभार को ही हाई मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। ये उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक हैं। ठीक, ये बहुलक यौगिक होते हैं। ये जो रेशे होते हैं बहुलक यौगिक होते हैं और उच्च अणुभार वाले होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये देखिए, ये जो वस्त्र होते हैं, ये जो रेशे जो रेशों से बनाए जाते हैं, पॉलिस्टर रेशों से या टेरिलीन रेशों से, ये सब जो कपड़े बनाए जाते हैं क्या होता है, बहुत टिकाऊ होते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं और जल्दी सुखाने पे जल्दी सूख जाते हैं। ठीक, सूती वस्त्रों की अपेक्षा मजबूत होते हैं और देखने में बहुत सुंदर होते हैं। इसीलिए संश्लेषित रेशों वाले कपड़े आजकल लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए प्लास्टिक क्या होता है। आप लोग प्लास्टिक तो जानते ही होंगे। प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, प्लास्टिक की बाल्टियाँ होती हैं, प्लास्टिक का हमारा पेन होता है। ठीक, प्लास्टिक हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है, प्लास्टिक का टिफ़िन बॉक्स होता है। प्लास्टिक लगभग हर जगह मौजूद है, हर जगह, हर चीज़। इवन जब हम लोग बाज़ार में सामान लाने जाते हैं तो पॉलीथीन, वो क्या है, एक तरह का प्लास्टिक है। पॉलीथीन में सब्जियां लेके आते हैं। तो प्लास्टिक होता क्या है ये देखते हैं। दैनिक जीवन में प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल है, पता ही है। बाल्टी हो गया, मग हो गया, दांत साफ करने के लिए जो ब्रश होते हैं वो भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं। देखिए क्या होता है, यह प्लास्टिक क्या है ये, रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त मतलब जब पढ़ाई के डाउट्स बताएं तो जरा हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब देखिए क्या होता है, बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसी को कहते हैं क्या, पीवीसी। इसी को हम क्या कहते हैं, पीवीसी। आपने सुना होगा ना, टीवी में या कहीं भी ऐड आता है पीवीसी पाइप कहते हैं ना, यही होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है वो। आदि प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया है। जो वर्गीकरण होता है ना, पदार्थों का वर्गीकरण आप लोग पढ़ चुके हैं। अब प्लास्टिक एक पदार्थ है, अब प्लास्टिक को ही दो भागों में बांटा गया है, इसका वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहले को क्या कहते हैं, पहला भाग है
थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये जो वर्गीकरण है किसके आधार पे हुआ है? ये वर्गीकरण हुआ है हमारे गलनांक के आधार पे। ये देखिए, प्लास्टिक की कठोरता एवं गलनांक के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है। ठीक, ये वर्गीकरण का आधार क्या है? इसकी प्लास्टिक की कठोरता एवं गलनांक, इस आधार पे बांटा गया है। पहला है हमारा थर्मोप्लास्टिक। अब इसमें क्या होता है, देखिए, इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए पेन है, हम जो 3 रुपए वाला पेन या जो भी होता है, या हमारा ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, या घर में जो बाल्टी है, जो ऐसे प्लास्टिक होते हैं, क्या उनको हम जब गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? मुलायम हो जाते हैं। और जब इन्हें ठंडा किया जाता है तो ये कड़े हो जाते हैं। ठीक, जैसे हमने गर्म किया तो मुलायम हो जाते हैं, एकदम गिरने लगते हैं, गर्म होकर टेढ़े हो जाते हैं। पर इनको अगर छोड़ दिया जाए ऐसे कुछ देर, ठंडा या फूंक के हवा मार के ठंडा कर दिया जाए, तो वो फिर से कड़े हो जाते हैं, एकदम टाइट हो जाता है। ठीक, यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है। लेकिन अभी वो उसको फिर से गर्म कर दें, वो फिर से मुलायम होगा, फिर से ठंडा करेंगे फिर से कड़ा हो जाएगा, फिर गर्म करेंगे फिर मुलायम हो जाएगा, फिर ठंडा करेंगे फिर कड़ा हो जाएगा। तो जो थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी में, इस वर्ग में आते हैं जो प्लास्टिक, उनको हम जितनी बार भी चाहे गर्म करके ठंडा कर सकते हैं, फिर गर्म कर सकते हैं, फिर ठंडा कर सकते हैं, फिर गर्म कर सकते हैं। ठीक, ये चक्रण इनका कई बार चल सकता है। इसी कारण थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रण करके इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें क्या क्या आता है? पॉलीथीन आता है, पीवीसी आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड आदि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण होते हैं। अब दूसरा देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखिए, थर्मोसेटिंग, इसका नाम से ही याद कर लीजिए। सेटिंग का मतलब कि जहां आप उसको सेट कर देंगे वहीं पे सेट हो जाएगा। ठीक, जिधर भी उसको सेट कर देंगे वहीं सेट हो जाएगा, फिर वो बदलेगा नहीं। ठीक, यानी एक बार आपको सेट करना पड़ा, उसके बाद वो सेट हो गया। अब इसी से थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। देखिए, इस प्रकार के प्लास्टिक को गर्म करने पर मुलायम। अब इस प्रकार के प्लास्टिक जो ये पहली बार होता है, इस प्रकार का जो प्लास्टिक होता है, इसको जब पहली बार हम गर्म करते हैं तो ये क्या होता है? मुलायम हो जाता है। ठीक, मुलायम हो गया, तथा ठंडा करने पर कठोर एवं खुरदुरे हो जाते हैं। ठीक है, हमने गर्म किया इसको, ये मुलायम हो गया। अब तुरंत हमने इसको ठंडा कर दिया तो ये क्या हो गया? कठोर हो गया और खुरदुरा हो गया। अब देखिए आगे, किंतु इन्हें गर्म करके पुनः मुलायम नहीं किया जा सकता। यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो सिर्फ एक ही बार गर्म करके मुलायम किया जा सकता है, और उसके बाद जब वो ठंडा करके सेट कर दिया जाए किसी सांचे में या कहीं भी, तो वो दोबारा फिर मुलायम नहीं किया जा सकता गर्म करके। बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात इसका पुनः चक्रण संभव नहीं है। ठीक, यानी अब देखिए, इसका उदाहरण एक आप लोग देख लीजिए। घर में हमारे कुकर होता है जिसमें चावल दाल बनता है, उसमें कुकर को हम जहाँ से पकड़ते हैं, जो उसका हत्था होता है जहाँ पे पकड़ते हैं, वहाँ पे कुछ काले रंग का होता है ना। कुकर गर्म भी हो जाता है तो भी हम उसको पकड़ के वहाँ से उतार लेते हैं। वो जो क्या होता है, वो काले रंग का जो होता है, उसी को बैकेलाइट कहते हैं। बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्रकार का प्लास्टिक होता है। वो प्लास्टिक ही है लेकिन थर्मोसेटिंग प्रकार का। ठीक, क्या होता है? कुकर गर्म हो जाता है लेकिन आपका वो प्लास्टिक गर्म नहीं होता, गलता तो नहीं है, गल के मुलायम नहीं होता। वो जितना हार्ड होता है उतना ही रहता है, कुकर कितना भी गर्म हो जाए। लेकिन होता क्या है? वो प्लास्टिक ही होता है। वो किस प्रकार का हो गया? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग है। देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सारी मशीनें बनती हैं, जो सिरिंज होते हैं, ग्लूकोज होता है, ये सब क्या होता है? सब प्लास्टिक के बने होते हैं ना। इनका उपयोग में कुछ उदाहरण हैं। ये देखिए कुछ उदाहरण, जैसे दवाई की गोलियां, टिकियों को पैक करने वाले जो दवाइयों का पैकेट होता है, वो क्या होता है? एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। घावों को सीने हेतु जो धागे बनते हैं, हल्के ख़त्म नहीं होगा, जैसे होता है ना, कागज़ को हमने फेंक दिया
तो कुछ दिन बाद कुछ महीनों बाद कागज़ गल के ख़त्म हो जाता है जिस जगह पे आप फेंक देंगे। लेकिन प्लास्टिक अगर फेंक दिया, जैसे पन्नी आपने देखा होगा, पन्नी कहीं कूड़े में पड़ा होता है, लेकिन पन्नी सिर्फ हल्का सा मुँह कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन एकदम गल के ख़त्म नहीं होता। तो इससे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। अब ये पॉलीथीन हमारी सीवर लाइंस या जहाँ नालियाँ होती हैं बड़े बड़े, वहाँ जाके बैठ जाते हैं तो फंस जाते हैं, फिर पानी नहीं बहता, पानी नहीं बहता तो पानी ओवरफ्लो हो जाता है और सड़क पे बहने लगता है। तो गंदा पानी सड़क पे बहेगा तो गंदगी फैलेगी। और पन्नियों के अंदर कुछ सब्जियां या कुछ खाने की वस्तु हम लोग फेंक देते हैं बांध के, तो जानवर जैसे गाय हो गए और प्रकार के जानवर हो गए, वो उन्हें खा लेते हैं। अब वो उन्हें खा लेते हैं तो पन्नी भी साथ में चला जाता है पेट में उनके, और पेट में पन्नी चला गया तो उनका पाचन क्रिया खराब हो जाता है या पाचन में दिक्कत आ जाती है। तो इससे जानवरों के जीवन पे भी दिक्कत आ जाती है। ठीक, तो ये पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ है प्लास्टिक, क्योंकि इसको हम नष्ट नहीं कर सकते। प्लास्टिक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते। ये जिस अवस्था में आपने इसको फेंक दिया, ये उसी अवस्था में अगले 100 साल बाद भी मिले। ठीक सिर्फ हो सकता है कि थोड़ा कमज़ोर अवस्था में मिले। आज पॉलीथीन बहुत मजबूत है, तो अगर 100 साल बाद देखोगे तो कमज़ोर हो जाएगा बस, लेकिन अवस्था वही रहेगी। अब देखिए, इसमें प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? उपयोग थैली, ना टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी आदि बनाने में होता है। एक्रिलिक एक प्रकार का प्लास्टिक है। कार एवं ट्रकों की खिड़कियां बनाने में, यानी कार के शीशे या ट्रकों के शीशे जो होते हैं वो गाड़ियों के शीशे बनाने में एक्रिलिक का प्रयोग होता है। पॉलीप्रोपिलीन रस्सी, रेसे, मजबूत पाइप्स बनाने में होता है। स्टाइरोन, थर्माकोल। स्टाइरोन, अब ये याद कर लीजिए, स्टाइरोन जो होता है ये थर्माकोल बनाने के काम आता है। ठीक, और साथ में पैकिंग में, संचायक सेल में, खिलौने बनाने आदि सब में बनाए थर्माकोल भी बनाने के काम आता है। थर्माकोल एक तरह का प्लास्टिक ही है। ठीक, मेलामाइन बर्तन बनाने में, बैकेलाइट बिजली के प्लग, स्विच तथा कंघी पेना, हत्थे बनाने मतलब जैसे कुकर के हत्थे हो गए। ठीक, बैकेलाइट का प्रयोग उसमें हो जाता है। टेफलॉन नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में, ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में। ठीक, ये सब प्रयोग हैं इन सब के। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाले पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। ठीक, जो पॉलीथीन पन्नी जिनमें हम सब्जी लाते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीएथीन, पॉलीथीन। ठीक, इसीलिए इसको पॉलीथीन कहते हैं, क्योंकि पॉलीथीन के गुण के कारण इसका उपयोग प्रकाशिक यंत्र एवं लेंस के निर्माण में किया जाता है। अब देखिए, कांच, हमको पता है कांच के चश्मे भी बनते हैं। लेंस मतलब चश्मे, जो चश्मे होते हैं, चश्मों में लेंस ही तो लगा होता है, तो लेंस भी बनते हैं। और भी बहुत उपकरण बनाए जाते हैं एक कांच के इस्तेमाल की, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया। ठीक, ये सब कांच का इस्तेमाल होता है ना। अब प्रयोगशाला में देखेंगे तो बीकर होता है, फ्लास्क होता है, ब्यूरेट होता है, बहुत कुछ होता है। प्रिज्म आपने देखा होगा।